नमस्कार। इन डेप्थ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज की डिस्कशन की शुरुआत हम एक कविता के साथ करेंगे। कविता राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी थी कि सदियों से ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस कविता को हमने इसलिए लिया क्योंकि एक पक्ष बांग्लादेश में कह रहा है कि हमने क्रांति की है और एक तरीके से ये जो पहले की सत्ता थी उसको बदल के एक नया देश, नए बांग्लादेश की कहानी लिखी जाएगी। तो हम इस पूरे मसले को बांग्लादेश के समझेंगे कि क्या वहाँ पर एक क्रांति हुई है, या वहाँ पर लोकतंत्र विफल हुआ है, या वहाँ पर जो आर्मी है उसने तख्ता पलट किया है, या फिर जो हमारे दो दुश्मन हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, उन्होंने भारत के साथ एक खेल खेल दिया है। इन सारी चीज़ों को हम इस पूरी डिस्कशन में अपने समेटेंगे। तो जहाँ तक क्रांति की बात करें, क्रांति विश्व में बहुत हुई हैं, लेकिन बहुत सारी क्रांतियाँ सफल नहीं हुई हैं, वो लगभग फेलियर में बदल जाती हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है 1789 में, लेकिन उसके लंबे समय तक जो फ्रांस था वो क्रांतियों में ही उलझा रहा। 100 साल लग गए उसको स्टेबल होने में। वहीं पर रूस में क्रांति होती है जो 70 साल चलती है, लेकिन उसके बाद वो कोलैप्स हो जाती है। 1950 में 49 में जो चाइना में क्रांति होती है वो अभी तक चल रही है। उसका भविष्य देखा जाएगा किस तरीके से वो चलेगी, वो साम्यवादी क्रांति है। लेकिन इस तरह की बहुत सी क्रांतियाँ अभी हाल ही में 2011 में अगर मिडल ईस्ट को देखें, अरब स्प्रिंग होती है वहाँ पर एक बार लगता है कि शायद वहाँ पर सारी तानाशाही ख़त्म हो जाएगी और लोकतांत्रिक सिस्टम वहाँ पर बहाल होगा। ट्यूनीशिया से शुरू होता है, इजिप्ट में पहुँचता है, लीबिया पहुँचता है, सीरिया पहुँचता है, और वहाँ पर सारा जो सिस्टम था वो कोलैप्स होकर बल्कि ISIS के पास चले जाता है, और वहाँ पर अभी तक हालात स्थिर नहीं हुए हैं। तो क्रांति उस एंगल में बांग्लादेश में हुई लग नहीं रही। कारण, क्योंकि इतना बड़ा कोई कारण एकदम से था नहीं कि उस सत्ता को पलट दिया जाए। वहाँ पर कहा जरूर जा रहा है कि जो शेख हसीना थी उनकी जो सत्ता है थोड़ी अथॉरिटेरियन हो रही थी, निरंकुशवाद वहाँ पर बढ़ रहा था। लेकिन जो इशू था जिसके लिए वहाँ पर पूरा ये मसला चला है कि रिजर्वेशन का, जिसको वापस भी ले लिया गया था, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर जो दो अपोजिशन पार्टी है वहाँ पर बांग्लादेश नेशनल पार्टी और एक जमाते इस्लामी, उसके द्वारा इस मूवमेंट को जारी रखा गया। और जिस तरीके से कल वो क्रांति हुई है, और वहाँ पर जो बंगबंधु हैं जिसको बांग्लादेश में फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, उनकी मूर्ति के ऊपर चढ़कर ऐसा नाच किया जा रहा है। तो ये क्रांति किस तरीके की हुई है, लोकतांत्रिक क्रांति दूसरे तरीके की होती है, उस तरीके की ये लग नहीं रही। तो यहाँ पर ये एंगल थोड़ा जो लोकतांत्रिक क्रांति का है वो कम नज़र आता है। लेकिन एक बात है जो अभी तक किसी ने शायद नोटिस नहीं की या की है, तारीख। पाकिस्तान का अगर इसमें रोल देखें तो पाकिस्तान को हमेशा से ऐसा रहेगा, तारीख उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। कल की तारीख 5 अगस्त थी। 5 अगस्त को ही भारत ने 2019 में जम्मू कश्मीर का जो 370 का स्पेशल स्टेटस था उसको छीना था, और कल भारत सेलिब्रेट भी कर रहा था। और 5 अगस्त को ही जो भारत का सबसे क्लोज अलाई बन चुकी थी इस वक्त शेख हसीना और बांग्लादेश, वहाँ पर एक तरीके से हमला किया गया है, और भारत का जो एक सबसे भरोसेमंद साथी था उस पूरे एरिया में, बे ऑफ बंगाल में, उसको लगभग भारत से छीन लिया गया। तो तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और तारीख है जब फादर ऑफ बंगबंधु उनकी हत्या की जाती है 15 अगस्त 1975 को। याद रखिए उस दिन भारत का आज़ादी दिवस होता है। तो 5 अगस्त 15 अगस्त ये ऐसा नहीं हो सकता कि लोकतांत्रिक क्रांति उसी दिन हो जाए, जो इतिहास में एक बहुत बड़ी डेट पहले ही बन चुकी है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जो एंगल है वो ज़रूर है। तो अब चलते हैं इतिहास की तरफ जो बांग्लादेश का है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा समझने के लिए कि आखिर बंगबंधु है कौन। तो कहानी शुरू होती है भारत की आज़ादी के बाद, जब भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बढ़ते हैं। एक वेस्ट पाकिस्तान बनता है, एक ईस्ट पाकिस्तान बनता है। ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान में पूरा भारत है, और जिन्ना ने ऐसा देश बनाया था तो वो सरवाइव नहीं कर सकता था। उसका कारण बहुत ज़्यादा एक लिंग्विस्टिक, कल्चरली और रेशियल यानी कि एथनिक रूप से अलग होना ईस्ट पाकिस्तान का वेस्ट पाकिस्तान से। यहाँ की भाषा, यहाँ का भोजन, यहाँ के लोग टोटली डिफरेंट है वेस्ट पाकिस्तान से। इसलिए ऐसा देश, जो दो देश बिल्कुल अलग तरीके के, वो नहीं सर्वाइव कर सकते थे। उसी कारण से यहाँ पर एक मूवमेंट शुरू होती है बंगाली भाषा के लिए, क्योंकि वहाँ से उर्दू थोपी जा रही थी और बंगाल की भाषा पहले से ही बहुत समृद्ध रही है।
तो वो सारा कल्मिनेशन होते होते वहाँ पर जब इलेक्शन होता है 1970 में, तो जो अवामी लीग थी शेख मुजीबुर रहमान की, जो फादर ऑफ बांग्लादेश है, उनकी पार्टी जीत जाती है। सत्ता बांग्लादेश वाले जो हिस्सा है उसमें आ सकती थी, वैसा वहाँ पर पसंद नहीं किया गया। वहाँ पर याह्या खान थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उन्होंने सब प्लान चौपट कर दिया और यहाँ पर एक क्राइसिस डेवलप हो जाता है, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक बांग्लादेश लिबरेशन जो युद्ध शुरू हो जाता है 1971 में। फिर भारत की एंट्री होती है, भारत फिर पाकिस्तान को हरा देता है। पाकिस्तान ने सारे फ्रंट खोल दिए थे, वेस्टर्न भी ईस्टर्न भी, लेकिन पाकिस्तान की हार होती है। और ये फेमस वो सीन है जब जनरल नियाज़ी ने जे एस अरोड़ा के सामने सरेंडर किया 16 दिसंबर 1971 को। तो ये तो एक छोटा सा इतिहास था, इस इतिहास में हमें जाना नहीं है क्योंकि हम आज कुछ और समझेंगे। तो इस तरीके से जो बांग्लादेश है वो आज़ाद होता है। शेख मुजीबुर रहमान जो पाकिस्तान की जेल में थे, उनको लंदन में रिलीज़ किया जाता है, वहाँ से वो भारत आते हैं, भारत से वो जाते हैं बांग्लादेश और वहाँ पर जाकर वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं, बाद में प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन जब उनकी सत्ता चल रही थी उस पर बहुत से एलिगेशन लगने शुरू होते हैं कि ये अपने बेटों के थ्रू स्मगलिंग करवा रहे हैं, बहुत सारे स्टेट के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे इलीगल काम करा रहे हैं। और 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश की ही आर्मी के कुछ यूनिट चलते हैं और ढाका में घुसते हैं और वहाँ पर जाकर शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार को गोली मार दी जाती है। साथ में 35-36 लोग और मारे जाते हैं, 50 लोग घायल होते हैं। तो इतना बड़ा जो हमला था खुद के देश के प्रेसिडेंट के ऊपर बांग्लादेश की आर्मी करती है। और ये अंडरस्टूड है कि किसके कहने पर किया गया होगा। डेट भी बहुत मायने रखती है क्योंकि भारत यहाँ पर अपनी आज़ादी दिवस मना रहा था और ये प्रो इंडिया रहे हैं शुरुआत से ही। तो देखिए जो वेपन गए थे, टैंक तक गए हैं वहाँ पर हमला करने के लिए, जब असैसिनेशन करने के लिए मुजीबुर रहमान की। तो यहाँ से जो सत्ता है उसके बाद चले जाती है जिया उर रहमान के पास। जिया उर रहमान की भी कहानी बड़ी होती है। ये उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, ये कब्जा कर लेते हैं, उसके बाद ये प्रेसिडेंट बनते हैं और बांग्लादेश नेशनल पार्टी की स्थापना करते हैं। तो आज जो बांग्लादेश में पॉलिटिकल लड़ाई है वो दो पार्टियों की है, अवामी लीग, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, और दोनों की कहानी 1970 के दशक से चली आ रही है। जिया उर रहमान की भी असैसिनेशन होता है और उसके बाद जो उनकी विडो होती हैं, जो विधवा होती हैं खालिदा जिया, वो आज भी बांग्लादेश नेशनल जो पार्टी है उसकी प्रेसिडेंट है। और वहीं पर शेख हसीना जो उस वक्त बांग्लादेश में नहीं थी इसलिए बच गई, नहीं तो वो भी ना बचती और पूरा जो परिवार था अवामी लीग ख़त्म हो जाता। तो इन दोनों परिवारों की कहानी, ये इतिहास है जो आज तक चला आ रहा है। और जैसे ही कल शेख हसीना ने रिज़ाइन किया और भारत में आई है, वहाँ पर खालिदा जिया को रिलीज़ कर दिया गया है। तो इससे पता लगता है कि केवल लोकतांत्रिक उसमें बात नहीं थी, बहुत सारे जो एंगल थे वो भी जुड़े हुए थे। डेट वाला एक एंगल था, पाकिस्तान के रोल को नहीं नकारा जा सकता। साफ रिपोर्ट्स आ रही है कि आईएसआई ने बिल्कुल मदद की है वहाँ स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। चाइना के एंगल को भी हम समझेंगे। तो इस इतिहास के बाद हम बीच के पूरे एरिया को जो हिस्सा है उन दशकों को नहीं देखेंगे क्योंकि उसके बाद वहाँ पर यही कुछ चलता रहता है। कभी आर्मी आती है, कभी बीएनपी शासन में आती है, कभी अवामी लीग शासन में आती है, फिर मिलिट्री आती है। लेकिन 2009 के बाद से लगातार अवामी लीग सत्ता में आ रही थी। और इस बार जब इलेक्शन हुए हैं इसी जनवरी 2024 में, वहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी थी खालिदा जिया की, उसने बॉयकॉट किया इलेक्शन को। तो इससे पता लग रहा है कि वहाँ लोकतंत्र की हार पहले से ही शुरू हो गई थी। किसी भी देश में, लोकतांत्रिक देश हो, वहाँ पर जब अपोजिशन बॉयकॉट कर दे, कहने की बात अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शरद पवार, ये सब लोग कह दें, नीतीश कुमार, कि हम इलेक्शन में पार्ट ही नहीं लेंगे और वो इलेक्शन किस तरह का होगा ये हम समझ सकते हैं। तो वहाँ पर पहले से ही जो इलेक्शन था उसके ऊपर एलिगेशन लग चुकी थी। सत्ता पहले से ही इनस्टेबल थी, बहुत ही गैरकानूनी तरीके से एक तरीके से वहाँ पर सत्ता हासिल की गई थी। मिलिट्री को डिप्लॉय करके इलेक्शन लड़ाया गया था वहाँ पर और उसके बाद वो शेख हसीना सत्ता में आती हैं। तो लोकतांत्रिक क्रांति को उस एंगल से यहाँ समझा नहीं जा सकता। लोकतंत्र को पहले से ही दबाया जा चुका था। तो यहाँ पर बहुत से कॉम्प्लेक्स फैक्टर काम कर रहे हैं। उनमें से एक फैक्टर है इकॉनमी, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जो कि हमेशा निगलेक्ट होती है। जब भी कोई क्रांति होती है, कोई लड़ाई होती है, उसमें एक चीज़ को हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है। लगता है कि दो लोगों की आपस की लड़ाई है, दो देशों की आपस की लड़ाई हो रही है। ऐसा नहीं होता। वहाँ पर इकोनॉमिक एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मजबूत होता है। बांग्लादेश बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा था।
बांग्लादेश की रेडीमेड गारमेंट सेक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन तभी आ जाता है कोविड के बाद लॉकडाउन लगता है, वहाँ पर धीरे धीरे सारा सिस्टम कोलैप्स होने लगता है और वहाँ पर जो इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन में चले जाती है, लोगों की इनकम कम होने लग जाती है, बेरोज़गारी बढ़ने लग जाती है। देखिए, जब लोग बेरोज़गार होंगे तो ऐसे जो मसले होंगे जैसे वहाँ बांग्लादेश में हुआ वो बहुत बढ़ चढ़ कर होता है। वहाँ पर लोग फ्री हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं है कोई, तो वो उसमें जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, काम बहुत तेज़ी से हो रहा था बांग्लादेश में। ऐसा नहीं है कि जो सत्ता थी वो गलत चल रही थी, लोगों का भला तो हो रहा था। बांग्लादेश को जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का टैग था वो 2026 में ख़त्म हो जाता। शेख हसीना उसको उबार के वहाँ तक ले गई, 2026 में उसको ख़त्म कर दिया जाता। लेकिन वहीं पर जो जीडीपी थी वो कोविड के बाद बहुत तेज़ी से गिरती है। 5 मिलियन जो जॉब्स थे वो वहाँ पर 2021 में फाइनेंशियल ईयर में ख़त्म होते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जब एक बार 5 मिलियन यानी कि 50 लाख जॉब अगर एक साल में ख़त्म हो रहे हैं तो 2024 में रिकवरी नहीं हो गई होगी, वो 5 मिलियन के 10 मिलियन हो गए होंगे। तो बेरोज़गारी, इंडस्ट्री का गिरना, ये सब वहाँ पर मैटर कर रहे थे। और शेख हसीना तो पहले से ही भारत और चाइना से पैसों की मदद मांग रही थी। अभी रिसेंट भी वो चाइना में जाती हैं, चाइना से वो 5 बिलियन की मदद कर रही थी, मांग रही थी। लेकिन शी जिनपिंग ने कहा कि हम तो बहुत कम दे पाएंगे और वहाँ से वो उठ के चली आती हैं। तो पैसे की तंगी पहले से ही चल रही थी। भारत भी वो आई थी तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए कि वो जो नदी का प्रोजेक्ट है सारा बना दिया जाए। भारत से कई तरह की मदद मांगी, उन सारी बातों को देखते हैं। तो इकॉनमी जो है वहाँ पर एक मैटर कर रही थी, इकॉनमी की वहाँ पर कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसके बाद आते हैं भारत के एंगल पे। तो दोनों देशों के बीच एक तरीके से जो अच्छे रिश्ते चल रहे थे, कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेश के लिए वो भारी पड़ते हैं। जो भारत और बांग्लादेश के बीच एक दोस्ती चल रही थी, याराना चल रहा था, वो कल वहाँ पर समाप्त हो जाता है जब शेख हसीना वहाँ से निकल के भारत आती है। और हो सकता है वो आगे कहाँ पर जाएँ, कहाँ नहीं जा सकता। तो दोनों देशों के बीच जो रिश्ते अच्छे हो रहे थे, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वो पसंद नहीं, खास करके बीएनपी, जमात इस्लामी और हमारे दो जो प्रिय दुश्मन हैं चाइना और पाकिस्तान, उनको तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता कि ये एरिया स्टेबल रहे और भारत स्टेबल रहे। तो शेख हसीना पहले शपथ समारोह में आती हैं, उसके बाद दोबारा आती हैं, फिर आकर यहाँ पर 10 प्रकार के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए जाते हैं, जिनमें कनेक्टिविटी, एनर्जी सेक्टर की लेकर ट्रांसपोर्ट, रेलवे, फ्रीट कॉरिडोर और तमाम एनर्जी सेक्टर के वहाँ पर साइन किए जाते हैं ताकि दोनों देशों के बीच आवागमन सुगम हो सके। क्योंकि उसका कारण है जो भारत का नॉर्थ ईस्ट है वो एक तरीके से पूरा कटा हुआ है, उस सारी चीज़ों को समझते हैं। तो भारत के लिए एक इम्पॉर्टेंट अलाई है, लेकिन अब भारत के लिए सिचुएशन गंभीर होने वाली है। गंभीर क्यों होने वाली है, भारत के कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले उस चीज़ को समझते हैं। और जो चीज़ भारत के लिए गंभीर होगी, नुकसानदायक होगी, वो चाइना और पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, वो अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो भारत की अगर देखें हम, जो कोस्टल लैंडलाइन है वो जो सबसे लंबी है वो बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर की। दूसरे नंबर पे चाइना, फिर पाकिस्तान की बारी आती है। तो इससे समझ में आता है कि बांग्लादेश की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि लैंड बॉर्डर सबसे बड़ा है। और यहाँ का जो लैंड बॉर्डर है वो पाकिस्तान और चाइना जैसा नहीं है कि बीच में वहाँ पर हिमालय है, यहाँ पर राजस्थान के रेगिस्तान है, गुजरात में रन ऑफ कच्छ है जहाँ पर कोई नहीं रहता। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, सघन एरिया, जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ गांव में गांव जुड़े हुए हैं। अलग करना, तार लगानी, पिलर लगाना असंभव सा काम है वहाँ पर, इतनी अधिक पॉपुलेशन है। बहुत सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही खतरनाक बॉर्डर है ये। और भारत के कितने सारे स्टेट इसके साथ लगते हैं, त्रिपुरा, असम, मेघालय, तीन स्टेट वहाँ पर लगते हैं। और जो बाकी हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ये तो बेचारे डिपेंड है इसी पर बांग्लादेश पे कि रास्ता मिले। इनकी तरक्की इसीलिए होगी कि अगर बांग्लादेश के अंदर से भारत को रास्ता मिले। और अब वो मिलेगा नहीं, क्योंकि अब वहाँ पर लगभग जिसकी सरकार आएगी वो प्रो इंडिया तो आने वाली नहीं। भारत अपनी कोशिश करेगा, लेकिन मुश्किल है कि इतनी जल्दी भारत के रिश्ते यहाँ पर सामान्य हों। तो भारत को नॉर्थ ईस्ट पहुँचने के लिए, नॉर्थ ईस्ट की तरक्की के लिए बांग्लादेश की आवश्यकता है। नहीं तो भारत के पास केवल एक ही रास्ता है, वेस्ट बंगाल होके यहाँ पर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, जिसे कभी भी बंद किया जा सकता है चाइना के द्वारा अगर कोई हमला होता है, युद्ध होता है। तो भारत को इनकी इकॉनमी के साथ साथ यहाँ पर जो इंसर्जेंसी है, जैसे नागा इंसर्जेंसी जो मणिपुर में अभी हो रहा है, आसाम में होता रहता है, तो ये सारी जो चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और म्यांमार की तरफ से भी जो बार बार रोहिंग्या आते हैं, वहाँ पर एक एरिया में
पूरा एक डिस्प्यूटेड वहाँ पर काम चल रहा है, वहाँ पर गृह युद्ध के हालात हैं। तो पूरा एरिया जो है एक बहुत ही गंभीर सिचुएशन में, और भारत बांग्लादेश के साथ एक सुरक्षित देश बनाकर अपने आप को सुरक्षित करना चाहता था, जिस पर पाकिस्तान और चाइना ने पूरी तरीके से पानी फेर दिया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। भारत के लिए तो बहुत ज़रूरी है ये एरिया, क्योंकि यहाँ पर भारत की सिक्योरिटी, इकोनॉमी सब कुछ जुड़ा हुआ है, और नॉर्थ ईस्ट की तो पूरी की पूरी फ्यूचर जुड़ा हुआ है। लेकिन चाइना को क्या ज़रूरी है? चाइना को यहाँ पर क्या करना है? चाइना को ज़रूरी है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से होकर ही अंडमान, जो हमारा अंडमान निकोबार है उसके साउथ से होते हुए स्टेट ऑफ मलाक्का है, जहाँ से लगभग चाइना का पूरा एनर्जी का व्यापार, ट्रेड का व्यापार जाता है, एनर्जी की सप्लाई जाती है, और ये कभी भी चौक हो सकता है। चाइना इससे डरते हुए चाहता है कि चिटगांव पोर्ट जो है ढाका में, वहाँ पर पोर्ट बनाए, और वहाँ पर वो पोर्ट बना रहा है, वो पैसों से मदद कर रहा है। वहाँ पर उसने पद्मा ब्रिज बनाया है, मोंगला पोर्ट बना रहा है, और यहाँ तक कि उसने तीस्ता जो रिवर प्रोजेक्ट था उसको भी वो बनाना चाहता था। लेकिन चाइना, भारत और बांग्लादेश, इन तीनों की तिकड़ी में बांग्लादेश पिस गया, और चाइना ने पैसे देने से मना कर दिया। भारत के पास उतना पैसा नहीं है, और अब तो सारा खेल ही बदल गया। तो यहाँ पर वो चाहता था कि जो कोस्टल लाइन के जो बांग्लादेश के 3 यहाँ पर बड़े एरिया हैं, खुलना, बरीसाल और चिटगांव, इनको वो डेवलप करे। यहाँ की जो एग्रीकल्चर है, क्योंकि कोस्टल एरिया है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है यहाँ पर, तो यहाँ पर केवल थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर होती है 30%, और बाकी यहाँ पर मछली पालन का काम है। तो वो चाहता है कि यहाँ पर अच्छे से डेवलपमेंट हो। बांग्लादेश भी यही चाहता है अच्छे से डेवलपमेंट हो, ताकि यहाँ पर बेरोज़गारी घटे। नहीं तो जो बांग्लादेश का सपना था 2026 में लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से बाहर होकर डेवलपिंग बनना, वो अधूरा रह जाता, और अब हो सकता है वो अधूरा रह जाए, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना कभी नहीं चाहेंगे कि बांग्लादेश तरक्की करे। वो वहाँ पर उलझ गया मामला, वहाँ की क्रांति अब एक तरीके से फेल होने की तरफ ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, बजाय कि वो सक्सेसफुल हो। तो चाइना को अपना वहाँ पे मतलब है, भारत को अपना मतलब था, और बीच में पिस रहा था बांग्लादेश। और पाकिस्तान को तो मतलब ही मतलब था, पाकिस्तान को तो फेल स्टेट करना है, चाहे वो किसी को भी कर दे। और चाइना के साथ बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार कॉरिडोर भी एक बन रहा है। तो चाइना चाहता था कि चिटगांव को यहाँ डेवलप करेगा, उसके बाद इसको जोड़ देगा यहाँ से। तो ये कोलकाता से होके ये जाना है चाइना के कुनमिंग प्रांत तक, तो BCIM कॉरिडोर। तो इस तरीके से चाइना और भारत के जो स्टेक है यहाँ पर बहुत अधिक है सिक्योरिटी के नज़रिए से, और पाकिस्तान के नज़रिए से तो बहुत इम्पोर्टेंट काम हुआ है, क्योंकि उसने लगभग जो 5 अगस्त 2019 का बदला था, उसने 5 अगस्त 2024 को वहाँ पर ले लिया है, जैसा उसने 16 दिसंबर 1971 का बदला 15 अगस्त 1975 को वहाँ पर मुजीबुर रहमान को असैसिनेट करके लिया था। तो पाकिस्तान ने तो लगभग अपना काम पूरा कर दिया, और जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान कारगिल में घुसपैठ कर रहा है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहाँ पर चाइना के साथ पहले ही क्लैश हुआ है, चाइना वहाँ पर अटैक करना चाह रहा है। भारत के साथ जो तीसरा फ्रंट था, जिसको भारत ने 1971 से अपने आप को सेफगार्ड कर रहा था, उसको लगभग खोल दिया गया। अब बांग्लादेश में बैठकर नॉर्थ ईस्ट में अच्छे से हथियार पहुंचाए जा सकते हैं, इंसर्जेंसी को वहां बढ़ावा दिया जा सकता है, और वापस आकर छुपा जा सकता है बांग्लादेश में, जहां पर जमाते इस्लामी और BNP उनकी मदद कर सकते हैं। तो भारत के लिए बहुत गंभीर सिचुएशन हुई है। तो जो कल बांग्लादेश में पूरा हुआ है, वो लोकतांत्रिक क्रांति तो नहीं लग रही, ना ही वो लोगों की एकदम से उठी हुई क्रांति। यहाँ लोग बेरोजगार जरूर थे, गरीबी जरूर बढ़ रही थी, लेकिन वहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है और ऐसा दिख रहा है कि जो डायरेक्ट स्टेक रहा है वो चाइना और पाकिस्तान का ही रहा है, ताकि वहाँ पर इंस्टेबिलिटी कर दी जाए और भारत के साथ अपना पुराना जो हिसाब किताब है उसको चुका लिया जाए। और भारत ने कल ही सारी वहाँ से बॉर्डर को सील कर दिया है, और जितनी भी ट्रेन की सुविधाएँ थी उनको बंद कर दिया है। तो लेकिन ये सारा कंसेप्ट यहीं पर ख़त्म नहीं होगा, ये बहुत धीरे धीरे डेवलप होने वाला है, और तेज़ी से डेवलप होगा कुछ दिनों में, और फिर ये एक बार स्टेबिलिटी पर पहुंचेगा। तो उसके बाद पता लगेगा कि आखिर जो कल वहाँ पर हुआ उसके जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट आएंगे वो किस तरीके के आएंगे। उस पर हम बने रहेंगे, अगर जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी उस पर हम फिर से आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।